देखिए, जो हारा हुआ आदमी होता है ना, वो ज़्यादा शोर मचाता है। लोगों को बेवकूफ़ बना करके इन्होंने एजिटेशन करवाए हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसको लेकर के। वो लोग ही इनको जूते मारेंगे कि तुम सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारे को कुछ दिया नहीं, तुम कर क्या रहे हो। वक्फ बाई यूज़र तो अफम किया है सुप्रीम कोर्ट ने। 2-4 साल नमाज पढ़ते थे और फिर उसके बाद वो कहते थे जी अरे यहाँ पे जो दरगाह बना देते थे। आपको पता है कैसे जो लैंड जी आज चल रहा है उसमें परफॉर्म करते थे और फिर कुछ दिन के बाद में कहते थे जी जो ना वक्फ बाई यूज़र हो गया, इतने सालों से हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये पूरे देश के आवाज़ है कि ये जो वक्फ एक्ट है ये बिल्कुल ही खत्म हो जाना चाहिए। इस्लामिक लॉ जो कहता है वो ये कहता है आप वक्फ उस चीज़ को कर सकते जो मेरा, अगर मैं सपोज करके वक्फ कर रहा हूँ प्रॉपर्टी को, तो मेरे पास में अधिकार होना चाहिए। आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर सकते। इस चीज़ के खिलाफ हूँ। अगर कोई ब्रेन वॉश करके कर दिया, उसी टाइम पर आपकी प्रॉपर्टी को अगर जो ना कोई वक्फ में लिखवा ले तो वो उसकी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा और बहुत गुना जमीन ज्यादा है, सैकड़ों गुना ज्यादा जमीन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया और मैं हूं इस समय सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में। और इसकी वजह यह है कि अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने एक नया वक्फ कानून बनाया था जिसको लेके पूरे देश में बवाल हो गया। पश्चिम बंगाल में तो काफ़ी दंगा जैसा हो गया और आखिरकार ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, अब उस पर जो फाइनल आदेश तो नहीं है। वैसे मैं इससे वकील साहब मेरे साथ में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मराज उलान साहब हमारे साथ हैं। मैं इनसे बात करने का मकसद ये है कि आप जो सुन रहे होंगे कि तमाम जगह पे न्यूज़ चैनल्स में तमाम जगह पे छप रहा है, राजनीतिक लोग अपने हिसाब से टिप्पणी कर रहे हैं। एक इमरान प्रतापगढ़ी हैं कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा ये तो जीत है, जो उन्होंने वक्फ कानून के विरोध में अपील की थी, नए वक्फ कानून के, जीत है। क्या है, जीत है उनकी हो गई? आप तो किस तरफ से थे? देखिए, जो हारा हुआ आदमी होता है ना, वो ज़्यादा शोर मचाता है ताकि अपनी इज्जत बचाए, क्योंकि अदरवाइज जो है ना, जो जिन लोगों को बेवकूफ़ बना करके इन्होंने एजिटेशन करवाए हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसको लेकर के, वो लोग ही इनको जूते मारेंगे कि तुम सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारे को कुछ दिया नहीं, तुम कर क्या रहे हो। वो कह रहे हैं स्टे कर दिया। स्टे क्या कर दिया? स्टे जो है ना सर, और वो स्टे हुआ अभी क्योंकि अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन मैं उसे पढ़ रहा था, लिखा था अंतरिम आदेश है, तो ये इसको थोड़ा व्याख्या करिए, क्या होता है आम आदमी के लिए? मैं भी समझता हूं, अंतरिम आदेश ये है क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। ये 2 जजेस की बेंच थी, जस्टिस चीफ जस्टिस गवाई साहब की और जो है ना जस्टिस मसीही। तो अभी ये इसको रेफर करेंगे लार्जर बेंच को, 3 जजेस बेंच या 5 जजेस बेंच को। तो वो डिसाइड करेगी कि ये 2 पॉइंट भी, जो 2 पॉइंट है कि 5 साल का इस्लाम को प्रैक्टिस करने वाला आदमी होनी चाहिए, वही वक़्फ़ कर सकता है, और एक कलेक्टर की जो है ना अधिकार रख सकता है। इन 2 चीज़ों को उन्होंने स्टे किया। बाकी तो इन्होंने 12 पॉइंट उठाए, 10 के 10 पॉइंट तो जो है ना सरकार के फेवर में गए हैं। ये ढोल पीट रहे हैं कि जैसे हम जीत गए। इसमें जैसे मैं देख रहा था, मैंने देखा वक्फ बाई यूजर, उस पर किसी तरह की रोक लगाई है। वो क्या रोक लगाई है और उसको किस तरह की रोक समझा जाए? वक्फ बाई यूजर तो अफम किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सबसे बड़ा इशू ही ये था, ये क्या करते थे, एक पब्लिक प्लेस के अंदर या फिर सरकार की जगह के ऊपर 2-4 साल नमाज पढ़ते थे और फिर उसके बाद में कहते थे जी अरे यहाँ पे जो दरगाह बना देते थे। आपको पता है कैसे जो लैंड जी आज चल रहा है उसमें परफॉर्म करते थे और फिर कुछ दिन के बाद में कहते थे जी जो ना वक्फ बाई यूजर हो गया, इतने सालों से हम यहाँ पे कर रहे हैं। लोग इस बात को मतलब अभिज्ञ थे। लोगों को ये पता नहीं था कि ये इनके पीछे कितनी बड़ी गहरी साजिश और चाल है। लेकिन उसमें एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उसको अफम किया है, बोलता बिल्कुल ठीक है। मैं एक चीज ये देख रहा था कि जब बात आएगी, कोई विवाद आएगा, मैं मोटी मोटी भाषा में कहता हूँ कि जब कोई विवाद आएगा कि ये जमीन वक्फ है नहीं है, तो उसमें कलेक्टर को पावर दी गई थी नए कानून में, ऐसा मैंने पढ़ा था और उसमें लिखा था। तो अब ये कह रहे हैं कि वो पावर जो इसके कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई, वो कह रहे हैं वो पावर अब कलेक्टर नहीं। मैं उसे पढ़ रहा था तो उसमें कुछ इस तरह से लिखा था कि पहले जब कलेक्टर इसको करेगा तो उसे पहले से वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। अब जो आदेश है उसमें इंटरिम आदेश दिया गया है कि वो जब तक निर्णय नहीं होता तब तक उसे वक्फ प्रॉपर्टी माना जाएगा। इसको क्या मुझे समझाइए, मैं गलत हूँ सही हूँ? नहीं, आप इसमें थोड़ा सा
नहीं, मुझे मैं गलत भी हूं तो हाँ। क्लियर नहीं है, क्योंकि सुप्रीम इसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो। हाँ। उसने कहा है कि कलेक्टर ये बात जो है सरकारी प्रॉपर्टी है। हाँ, सरकारी अच्छा, प्रॉपर्टी। मैंने सबके लिए बोल दिया। सरकारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। सरकारी प्रॉपर्टी से पहले क्या होता था कि सरकारी प्रॉपर्टी में इमीडिएटली जो है ना, जो डीएम कलेक्टर जो था ना, वो इमीडिएटली उसको डिक्लेयर कर देता था कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। अभी जो है ना वो नए वाले कानून वो उसकी हाँ इंक्वायरी करेगा। उसकी थोड़ी सी पावर अब भी करटेल की है टाइम बिंग के लिए, लेकिन वो भी बिल्कुल सेट असाइड नहीं किया गया। ये जो है ना, जो भी लार्जर बेंच अभी कॉन्स्टिट्यूट होगी वो डिसाइड करेगी कि इसको किस तरफ देखा जाए। इसको वो एक चीज़ मैं पढ़ रहा था, इसमें लिखा था भू स्वामित्व का निर्धारण करने का अधिकार राजस्व अधिकारी को देना, ये ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी है, ये जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। नो, ऐसा नहीं कहा है उसने। अभी जो है उसने अभी ये नहीं बोला, उसने सिर्फ अभी उसको सस्पेंड किया टाइमिंग के लिए, स्टे किया है इस 2 क्लॉजेज को, और वो लेफ्ट ओपन, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ये ओपन रखा है लार्जर बेंच को डिसाइड करने के। मैं इसमें एक एक करके चलता हूँ। सबसे पहले आता हूँ कलेक्टर वाली बात पे, इसको हम क्लियर कर लेते हैं कि जो नया कानून है उसमें कलेक्टर को जो निश्चय मतलब ये घोषित करने के लिए या निर्णय देने की पावर दी गई थी, अब वो कहाँ पर खड़ी है? अभी वहाँ पे बिल्कुल ऑलमोस्ट वहीं पे खड़ी हुई है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो ना उसमें जो इंटरिम स्टे वो किस बात पे है? वो इंटरिम स्टे है उसकी जो ना कलेक्टर की पावर्स जो है ना, अभी वो कलेक्टर डायरेक्टली नहीं कर सकता। हाँ। अभी इन्वेस्टिगेट करेगा, उसके बाद में करेगा। हाँ। जब इसमें अभी ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया कि अभी ये वक्फ बाय यूजर्स नहीं चलेगा। हाँ। अब वक्फ बाय टाइटल चलेगा। हाँ। ठीक है, तो वक्फ बाय टाइटल का मतलब आपको, अगर आप ये आकर कहते हो, इसने कलेक्टर ने कह दिया कि भी जो ना ये सरकारी ज़मीन है और जो है ना ये वक्फ नहीं हो सकती, तो वो आकर के कहेंगे कि जी हमारे पास में ये टाइटल है, तो उसको सब्जेक्टिव स्क्रूटनी, मतलब उनकी जिस नाम से वो कह रहे होंगे, हाँ उनकी रजिस्ट्रियां वगैरह, मान लो ऑनरशिप होना चाहिए है, कुछ ऐसा है। हाँ, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसकी ऑनरशिप का टाइटल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर तो है तो वो उसकी चली जाएगी। अगर सरकारी जमीन है, चाहे वो फिर ये भी क्लियर कर दिया है उसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा। जो लिमिटेशन एक्ट की बात आ रही थी, वो वाला क्लियर हो गया। मैं उसमें थोड़ा अभी भी कंफ्यूज हूँ। वो क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और जो एक्ट में था, एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने उसको अफर्म कर दिया है। अगर कोई 500 साल से भी अगर कोई उसके अंदर बैठा हुआ है, किसी जमीन कोई मजार बना दी, कोई मस्जिद बना दिया, कुछ और बना दिया, और उनके पास में टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो जो है ना वक़्फ़ नहीं होगी। दैट इज, अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में, सरकारी जमीन में हुआ है, तो दैट हैज टू बी रिमूव। वो उसको बुलडोज कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज देखा कि लिमिटेशन जो एक्ट है जो है वो लागू नहीं, वो पहले था, पहले वाले कानून में था, पहले में हटा दिया गया। पहले जो कांग्रेस ने बनाया था उसमें तो भैया ना अपील थी ना दलील थी, उसे वो उसको तो एक तरीके से सरकार की बात मान ली गई यहाँ पर, ऐसा है ना? हाँ बिल्कुल, सरकार की नहीं मानती, पूरे देश की मानती। सरकार ने जो कानून बनाया उस कानून को एज इट इज रहने दिया, और पूरा देश। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अप्रैल 2025 में जो कानून में लिमिटेशन एक्ट को हटाया गया था पुराने कानून से, अब वो लिमिटेशन एक्ट हट गया, उसकी बात नहीं मानी ना। आज याचिका करता हूँ मैं इस बारे में। आपने जो एक वर्ड कहा उसके लिए मैं बिल्कुल जो है ना वाकिफ नहीं रखता हूँ, कि सहमत नहीं हूँ आपकी बात से। क्योंकि ये आपने कहा कि सरकार नहीं, एक मिनट सुनने की कोशिश करना। ये पूरे देश के आवाज़ है कि ये जो वक्फ एक्ट है ये बिल्कुल ही खत्म हो जाना चाहिए। जो सरकार ने जो अमेंडमेंट लेकर आई हैं वो लागू होने। कारण बताता हूं। लिमिटेशन एक्ट था क्या, पहले तो ये बताइए। लिमिटेशन एक्ट में ये दर्शक समझ रहे थे, मैं समझ रहा हूँ। लिमिटेशन एक्ट में पहले ये था, लिमिटेशन एक्ट लागू उसमें था। अब भाई इतने सालों तक, जो 12 साल का पहले था ना, कि उसके अंदर उससे पहले पुराना अगर कोई उस पर मजार या मस्जिद या कुछ बैठी हुई या मदरसा बना हुआ है, तो उसको आप खाली नहीं कर सकते हो। लेकिन इस नए एक्ट ने, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने मोहर मार दी है कि चाहे आप 500 साल 1000 साल से उसके ऊपर बैठे हुए हो, अगर आपका टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो उसके ऊपर से आपको हटना ही होगा। और ये मुस्लिमों को समझना चाहिए, ये पूरा इस्लाम के तहत है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली उसमें लिखा है, क्योंकि जो वक़्फ़ जो है ना, जिस प्रॉपर्टी को आप कर सकते, जो इस्लाम के एक्ट कहते हैं, इस्लामिक लॉ जो कहता है, वो ये कहता है आप वक़्फ़ उस चीज़ को कर सकते हैं जो मेरा, अगर मैं सपोज करके वक़्फ़ कर रहा हूँ प्रॉपर्टी को, तो मेरे पास में अधिकार होना चाहिए। आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को वक़्फ़ नहीं कर सकते।
तो ये तो उसकी बिल्कुल लाइन में जो इस्लामिक लॉ के तहत है। तो ये जो प्रतापगढ़ी वगैरह ये तो अपनी रोटी सेकने के चक्कर में लगे हुए हैं। हाँ। बाकी साहब एक मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं पढ़ पा रहा हूँ, इसमें लिमिटेशन एक्ट जो था उसकी एक स्थिति ये है, जो पुराना कानून था जो 1950 का, उसमें लिखा है कि विशेष रूप से लिखा था कि लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा, यानी कि वक्फ को समय सीमा की पाबंदी नहीं होगी, ताकि संपत्तियों को कब्जे जैसी समस्याओं के खिलाफ लंबी अवधि तक, मतलब जैसे कि अगर हमें अतिक्रमण कर लिया किसी ने वक्फ की संपत्ति, हम ऐसा कह रहे हैं और हम ये बात 50 साल बाद कह रहे हैं, तब भी वो हम कार्रवाई कर सकते हैं उस एक्ट के अनुसार। अब जो नया कानून है उसमें ये छूट दे दी गई कि आप कोई निश्चित अवधि तक ही आप दावा कर सकते हैं, मतलब ये वक्फ वाले, मतलब उनकी वो आप बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। इसमें ये है जो वक्फ वाला यूजर जो था ना, उस पे लिमिटेशन एक्ट का है। उन्होंने कहा भी इतने सालों से हम इस पे ये कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं या मदरसा हमारा है, तो आप इसको डिमोलिश नहीं कर सकते, इसको खाली नहीं करवा सकते। ये नए एक्ट ने कह दिया चाहे कितना भी पुरानी आपकी उसको ऑक्यूपेंसी हो, आप उस पर कब्जाधारी हो, आपको अगर आपके टाइटल डॉक्यूमेंट उस प्रॉपर्टी के नहीं है तो वो आपको खाली करना होगा और सरकार वापस ले लेगी। अच्छा, आपने काफी विस्तार से मुझे बताया था प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम पे, आपने काफी मुझे बातें कही थी, मैं सहमत भी हुआ था कि मुझे लगा था कि कई बार विचारधारा बदल जाती है, तो 5 साल का उसमें था, तो इस पर तो रोक लगा दी ना सुप्रीम कोर्ट ने कि जो इस पर अभी मतलब तत्कालिक मतलब ये कहना चाहिए अंतरिम रोक लगा दी कि इसका पहले इसका निर्धारण हो कि प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम कैसे माना जाएगा। इसमें मेरे हिसाब से, टू माय अंडरस्टैंडिंग, आई क्रिटिसाइज द सुप्रीम कोर्ट्स दिस ऑब्जर्वेशन ऑन दिस पॉइंट एंड दिस स्टे strictly I have the objection, I strictly criticize it and I have the reason, I have the reason। मैं कभी भी किसी चीज को ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करता, जब मैं कुछ बोलता हूँ, नकारता हूँ किसी चीज को, तो उसका जस्टिफाई करता हूँ। कितने केसेस हैं जिसके अंदर क्या होता है ना, लोगों का ब्रेन वॉश कर लिया जाता है, सपोज करके आज कोई भी मुल्ला मौलवी जो है ना मेरे को ब्रेन वॉश करके मैं इस्लाम में कन्वर्ट हो गया, और जब आदमी ब्रेन वॉश होता है तो सपोज करके मेरी जो है ना 20 एकड़ ज़मीन है, खेती की है, और मैं इतना ब्रेन वॉश हूँ इस मूवमेंट के अंदर, मेरा दिमाग खोपड़ी कहता है ना, सबसे पहले मती मरती जब आपका होता है, तो कोई मान लिया ऐसा एपिसोड हो जाएगा, मैंने भाड़ में जाओ, तुम जो है ना हिंदू, सिख और बौद्ध और जैन, मैं मुस्लिम में कन्वर्ट हो रहा हूँ, और उस कंडीशन, उस गुस्से में अपनी ज़मीन को जो है ना पूरी की पूरी को वक़फ़ कर देता हूँ। एंड इस्लामिक लॉ ये कहता है वंस वक़फ़ इज फॉर एवर वक़फ़, आप उसको रिस्टोर बैक नहीं कर सकते। और तो मेरे तो अगले वाली पूरी खानदान, अगले आने वाली पीढ़ियों का सत्यानाश मार दिया मैंने, सिर्फ मेरी एक इमोशंस ने। तो इसके अंदर चेक एंड बैलेंस दिया जो है ना, पार्लियामेंट ने जो कानून, सरकार ने जो कानून बनाया था, उसमें चेक एंड बैलेंस किया है कि भी अगर आप इस नीयत से हो, अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप ब्रेन वॉश्ड नहीं हो, अगर आप देखो, हर आदमी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो कौन सा अधिकार, कौन सा धर्म अडॉप्ट करे ना करे, उसके लिए मैं नहीं बोलूँगा, वो पूरा अधिकार है, रेस्पेक्ट दैट। लेकिन मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, अगर का ब्रेन वॉश करके कर दिया, उसी टाइम पर आपकी प्रॉपर्टी को अगर जो ना कोई वक्फ में लिखवा ले, तो वो उसकी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। तो चेक, जैसे मैं बताऊंगा, हर कानून में जितने भी आज तक के कानून हुए हैं उसमें चेक एंड बैलेंस रखा गया। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें जो है ना शादी आज मान ले सपोज करो होगी, तो 1 साल तक आप डिवोर्स पिटीशन नहीं डाल सकते। ये भी देखो यहाँ पे, अदरवाइज तो एक बात है, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, ये से है ना। तो अगर हस्बैंड वाइफ चाहते हैं कि जी हमें साथ में, हमने देख लिया एक ही दिन के अंदर वी कैन नॉट लिव टुगेदर, हम साथ नहीं रह सकते, तो हम डिवोर्स लेंगे, लेकिन कानून का नहीं, ये तुमने आउट ऑफ मतलब जो ना एंगर में या मिसअंडरस्टैंडिंग एक दूसरे की ना समझ पाए होगे, इस कारण से आपने डिसीजन लिया। और फिर 1 साल भी कंप्लीट करने के बाद में सब आप कोर्ट के अंदर जाते हो कि जी 1 साल हो गया, हमें डिवोर्स दे दो, उसका तो फिर 6 मंथ का चेक एंड बैलेंस है। उन्होंने कहा नहीं, आप फर्स्ट मोशन आपका, एक मिनट सुन लो, बहुत जरूरी है ये, बहुत जरूरी है कि वो कहता है ठीक है, दोनों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दीजिए, हम एक दूसरे के साथ नहीं करते। फिर कोर्ट कहती है कि आप जाइए, 6 महीने की बाद की डेट देती है, वो लॉ में है, 6 महीने से पहले सेकंड मोशन पास नहीं होता, वो किसी दे जाता है, कूलिंग पीरियड बोलते हैं उसको, ताकि एक बार फिर सोच लो, समझ लो, बुढ़ियों का खेल नहीं। शब्द भी बहुत अच्छा है कि जो गुस्सा है वो कूल ठंडा हो जाए, हाँ, और फिर शांत दिमाग का निर्णय माना जाए, कूलिंग पीरियड है। तो उसमें फिर 6 मंथ का टाइम है, तो वही आप कह रहे हो, तो 5 साल का था। मैं यही का, अच्छा, कई बार राम रहीम के यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे भादुगढ़ के अंदर एक इंसिडेंस है, उसने
25-30 एकड़ की तो बहुत जमीन थी उस बंदे ने। राम रहीम को राम रहीम का चेला बन गया और उसने उसको आश्रम के नाम कर, आश्रम के नाम से कई लोगों ने आउटरीच में। उसके बाद उसके बच्चे जो है ना, बच्चों को फीस नहीं है, बेटियों को तो जो है वहां ना, से तो वापस शादियों मिल के सकती लिए है। नहीं मिल सकती ना। तो रजिस्ट्री कर दी, रजिस्ट्री करवा ली भाई उसने, डोनेशन नहीं करवाई। डोनेशन वो चैलेंज करते, रजिस्ट्री करवा ली, पेमेंट रिसीव दिखा दी। हाँ, और यहाँ तो वो हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए आप कह रहे हो, लेकिन इस पर इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए चेक एंड बैलेंस जरूरी है कि आउट ऑफ इमोशन, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ किसी नहीं, तरह के सर वो बात मैं समझ गया बना दिया, आपकी। तो वो चेक एंड बैलेंस। और व्हाट डू यू लूज, 5 साल बाद में कर देगा भाई। 5 साल भाई और बाद इन सरी जल्दी- इतनी जल्दी में क्या है? क्या जल्दी वक्फ, क्या एक है? मिनट, हाँ। वक्फ बोर्ड के पास में हिंदुस्तान में रिलीजियस ट्रस्टों में से जो है, इंडोमेंट्स में से, जो वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा और बहुत गुना जमीन ज्यादा है, सैकड़ों गुना ज्यादा जमीन है। तो भैया ये 5 साल रुक जाओ, उसमें उसका क्या जा क्या रहा है? आप जल्दी कहीं क्या है? आप भिखारी हैं क्या? आपके पास कुछ है नहीं क्या? आपके पास इतना पैसा है, उसको यूज कर लो, 5 साल वेट कर लो। जल्दी क्या है? हाँ, व्हाट यू आर गोइंग टू लूज। बिल्कुल। अगर जैसे पेटिशनर है, अगर पेटिशनर को एडवर्स, कानून क्या देखता है कि भाई उसको इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। क्या इनजस्टिस हो रहा है भाई? उसने इस्लाम अडॉप्ट कर लिया, 5 साल बाद में दे देगा। 5 साल बाद देगा। इसमें बस इतनी सी बात आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ। इसको सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैं पढ़ रहा था, वो ये कहा है कि इसका डिसाइड अभी सरकार करेंगे किसको जो है प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम की परिभाषा क्लियर करें। ये इस तब तक के लिए रोक लगाई है। बिल्कुल, इसमें सुप्रीम, मतलब अभी इस पे रोक लग गई है। इसको सरकार को भी बोला गया है कि इसको थोड़ा और तो एलोबरेट स्टे का मतलब तो दोनों पार्टियों के लिए है ना ये, तो फिर ऑफ कोर्स स्टे मतलब स्टे फॉर एवरीवन। मतलब अगर किसी ने, अगर आज इस्लाम मैंने आज इस्लाम धारण कर लिया, और कल मैं कहूँ कि मैंने जो है ये अपनी 2 एकड़ जमीन या 1 एकड़ जमीन या 10 जो भी चीज इस्लाम को दे दी, तो अभी मैं वो नहीं कर पाऊंगा, ये स्टे की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है ना? नहीं, ऐसे अब भी उस क्लॉज के ऊपर जो है ना, या उस क्लॉज कर के सकता हूं मैं? हाँ कर सकता। हाँ, लेकिन एक चीज को क्लैरिफाई कर दिया कि नॉन मुस्लिम नहीं कर सकता। पहले नॉन मुस्लिम भी कर सकता था। नहीं, तो मुस्लिम तो कर ही सकता है, उसमें तो नहीं। इस्लाम की प्रैक्टिस वाला इशू ही नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, पिछला जो 1950 वाला जो कानून था, उसके अंदर नॉन मुस्लिम भी कर सकता था। बहुत फ्रॉड था भाई। नॉन मुस्लिम की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ, नॉन मुस्लिम का तो क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने काटा मार दिया है कि आप नहीं कर सकते। सर एक चीज अभी क्या था वो पता नहीं, पीछे क्या था। अप्रैल में जो कानून था उसमें कहा गया कि मिस्टर एक्स, मान लीजिए मैं इस्लाम को आज कबूल करता हूं और कल मैं उसे 2 एकड़ जमीन दे देता हूं। अब वो वक्फ की हो जाएगी तो मुझे वापस नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और वो 5 साल तक के लिए था, 5 साल से पहले मैं नहीं दे सकता था, ये काम मैं नहीं कर सकता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कल आदेश दिया है उसमें इस पर उन्होंने एक इंटरिम स्टे लगाया है। बिल्कुल। और उस स्टे में कहा है कि इसकी परिभाषा क्रिया करें, तब तक इस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं होगी। तो इसका क्या माना जाए? क्या इस बीच में कोई आदमी एक दिन मुस्लिम धर्म धारण करने के 4 दिन बाद कर सकता है या नहीं कर सकता? अभी ये जो है कानून में फिर एक चीज और जो है ना, राइडर लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने कि उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर पास किया गया है कि कोई भी मुतवल्ली जो कि कस्टोडियन होता है जो वक्फ की प्रॉपर्टी का, वो उसमें थर्ड पार्टी इंटरेस्ट कर, मतलब किसी को सेल नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता, लीज नहीं कर सकता। मान ली किसी ने आउट ऑफ इमोशन कर भी दिया तो पहले भी नहीं कर सकते। हाँ, तो वो प्रॉपर्टी अब भी सब्जेक्ट टू द रिवर्सल रहेगी अभी। हाँ, नहीं मतलब ये जो चीज़ है, इस पे किस तरह का स्टे है फिर? हाँ, अभी कोई स्टे नहीं इस पॉइंट के ऊपर, स्टे नहीं है। नो। और अगर मैं पूरे आदेश को देखूं तो आप बताएंगे क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसको, चूंकि उन्होंने कहा है कि आगे ये सुनवाई चलती रहेगी, तब तक के लिए 4-5 पॉइंट जो स्टे किए हैं वो क्या क्या किए? मैंने तो एक ही किया है। कौन सा? कलेक्टर वाला भी कोई इफेक्टिव नहीं है। सिर्फ एक ही कि 5 साल जो है प्रैक्टिशनर होना चाहिए, तभी आप वक़्फ़ कर सकते। उसके ऊपर कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये इसकी परिभाषा तय करो। हाँ, इसकी परिभाषा तय करो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिस दिया है और जो है ना, फिर लार्जर बेंच जो भी कॉन्स्टिट्यूट होगी वो डिसाइड करेगी कि इसको राज्योयों को भी कुछ इसमें अधिकार मिला है। जैसे ममता बनर्जी कह रही हम तो अपने प्रदेश में लागू ही नहीं होने देंगे। हाँ, ये स्टेट के गवर्नमेंट के पास में अधिकार है कि उसके अंदर वो रूल बना सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, अभी तो रूल भी फॉर्म नहीं है। क्या रूल बना सकते? मतलब उन्हें क्या अधिकार पहले था? अपने जो कानून अप्रैल 2025 में हुआ, देखो उसमें राज्य सरकार को यह अधिकार था कि वो उसमें कुछ नहीं कर सकती, जैसा बना दिया वैसे ही लागू करना पड़ेगा। ऐसा होता है, जो एक्ट बनता है ना, एक्ट के बाद में फिर रूल फॉर्म होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल फ्रेम करती है, वो रूल तो अभी तक फ्रेम भी नहीं हुए भाई। इंटरेस्टिंग बात है उसमें राज्य सरकारों का क्या रोल रहता है? वो स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल फॉर्म कर सकती है, उसको थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकती है। वो भी चैलेंजेबल होंगे अगर उन्होंने दाएं बाएं बिल्कुल। चैलेंजेबल तो सभी होंगे। हाँ, तो पर ममता बनर्जी का जो बयान है उसे राजनीतिक बयान माना जाए कि उनमें ये पावर है भी? राजनीतिक बयान नहीं है,
वो देश के देशद्रोही का बयान है। वो वैसे तो है, आप कह सकते हो देशद्रोही, मतलब उन्हें इसको करने की पावर है या केवल राजनीतिक ना जो है लोगों को उन्होंने लॉलीपॉप दिया है? क्या पावर है उन्हें? स्टेट गवर्नमेंट अपने जो है ना, क्योंकि इसमें एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल रहती है, एक स्टेट बार वक्फ काउंसिल होती है। स्टेट वक्फ काउंसिल के जो रूल्स और जो बनेंगे उसको वो स्टेट गवर्नमेंट फ्रेम वहां से कर सकती है, यानी उनके कुछ बात में दम है। हाँ, उनके अच्छा, इसमें। दूसरा मैं ये पूछ रहा था कि जो आपने स्टेट और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की बात की, स्टेट वक्फ बोर्ड की बात की, इसमें ये बात आई थी कि गैर मुस्लिम जो हैं संख्या की बात थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी शायद सेंट्रल में 4 किया है, 22 वाली में, और स्टेट में 3 किया। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा या ठीक ही है ये? इससे वो भी टेम्परेरी है, और 4 बहुत हैं, 4 बहुत ये हैं। भी मतलब इंतरिम आदेश का हिस्सा है? हाँ, इंतरिम आदेश का हिस्सा है, उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया है, कोई बिल्कुल खारिज नहीं किया गया, और वो भी फाइनल नहीं है, वो भी सिर्फ टेम्परेरी है, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उसको डिसाइड ना, लार्जर बेंच उसको डिसाइड ना। तो इस आदेश को हम क्या देखें कि मैं इसको ऐसे देखूं सर कि जिस बातों पे बड़ा विवाद था, मोटा मोटा नंबर 1 विवाद था कि कलेक्टर को ज़्यादा पावर दे देने का, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, उसमें उसे रोका है लेकिन उसका थोड़ा तरीका बदला है। तरीका बदलने कुछ नहीं, कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो। दूसरा, इस्लाम की प्रैक्टिस जो 5 साल की थी उसकी परिभाषा तय करने को कहा है, जब तक कि अब ये इंतरिम आदेश इस पे है। तीसरा, गैर इस्लामिक लोगों का सेंट्रल वक्फ बोर्ड और उसमें 4 और 3 संख्या निर्धारित कर दी गई, वो भी टेम्परेरी, ठीक है। और चौथा जो मैंने इसमें देखा, एक चीज़, ये वक्फ बोर्ड जो वक्फ के जो प्रॉपर्टी के हकदार है उनके लिए समस्या, मतलब वो इसे समस्या मानेंगे, मुझे ऐसा लगता है। उसमें कहा गया कि पहले ये लोग अपनी प्रॉपर्टी में आज अचानक आगे कह सकते हैं कि ये ज़मीन हमारी है और ये दूसरे ने कब्जा कर रखी है, तो उसमें जो लिमिटेशन एक्ट है उसी का एक हिस्सा उसने बताया कि अब ये ऐसा नहीं कह सकते हैं। वो नहीं कहते, वो उसका एक समय निर्धारित होगा कि आपको अगर कहीं आपकी ज़मीन पे अतिक्रमण हुआ है, ये वक्फ वालों के लिए बोल रहा हूँ, सरकार वाली बात पे नहीं बोल रहा हूँ, मेरी वक्फ की प्रॉपर्टी है, मैं अगर ये आज मैं कहूँ कि मेरे साथ 50 साल पहले कर लिया, ये इस एक्ट का प्रोविजन वो अधिकार में नहीं है, ये अधिकार खत्म हो गया ना, ये इसमें है ही नहीं, स्कोप में ही नहीं है इस एक्ट के में। हाँ। वक्फ की अगर किसी ने कब्जा कर ली, वो इस आर्गुमेंट का पार्ट ही नहीं है। उसका क्या होगा फिर? उसका ये एक्ट में हमें इस एक्ट पे डिस्कस करना, वो उससे बाहर नहीं करना है। नहीं तो इसका भी तो कोई इलाज होगा? नहीं, उसका सेपरेट प्रोसीडिंग्स है, वो नॉर्मल जो सिविल, लाखों केस चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उनमें ट्राइब्यूनल। अच्छा, उसका इससे कोई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो ट्राइब्यूनल में जो केस चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, जो फ्रेश केस आएंगे वो उसके पास में, कलेक्टर के पास आएंगे, जो फ्रेश केस उसके पास आएंगे। तो ये इस चीज़ को मैं ऐसे समझता हूँ। तो अभी जो है उसका मोटा मोटा इस आदेश के भी बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किया ये है कि जो चीज़ें ज़्यादा तर्क का विषय थी या कहीं विवाद का विषय थी या पक्ष और विपक्ष के बीच मुद्दा बहुत ज़्यादा बन रही थी, उनको उन्होंने एक उस पर इंतरिम आदेश लगा दिया। इंतरिम आदेश का मतलब ये है उतने समय का स्टे दे दिया है कि जब तक कि फाइनल आदेश ना आ जाए, और बाकी चीज़ें वैसे ही लागू करी हैं। इसमें जो मुख्य बातें थी वो यही थी कि वक्फ बाय यूजर, उसको तो उस पर जैसा वकील साहब ने बताया वो किया है, और कलेक्टर की पावर को थोड़ा सा रोका है, उस पर स्टे, वो भी तब तक जब तक अंतिम आदेश नहीं आता। ये सारी चीज़ें हैं। आपको जो वकील साहब ने जो इसका बारे में एक पूरा सा विवरण दिया है, कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। कहीं आपको लगता है कि कोई और सवाल भी है जो पूछना चाहिए, तो आगे हम ऐसे सीनियर एडवोकेट से पूछते रहेंगे। आप कमेंट में कह सकते हैं कि ये सवाल भी आपको पूछना चाहिए था। मुझे जितनी नॉलेज थी या जितनी मेरी समझ थी, मैंने उतना पूछने की कोशिश की है और वही बताने की कोशिश की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.